हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रगति और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस विद प्रगति। आज हम लेकर आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो काफ़ी सारे बच्चे मेल में क्वेरी कर रहे थे कि मैम ऐसा सब्जेक्ट लेकर आइए, क्योंकि हमें सब्जेक्ट में काफ़ी सारी क्वेरी रहती हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरीके से करने हैं। और आगरा यूनिवर्सिटी ने इस बार भी ओएमआर पैटर्न रखा है। जो जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 के, इस बार भी बीएड के स्टूडेंट्स के वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ओएमआर बेस्ड पैटर्न होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। ये नोटिस आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुका है। तो काफ़ी सारे बच्चों की इस सब्जेक्ट में बैक थी, पहले काफ़ी उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी इस सब्जेक्ट में। और जनरली ये बीएड के लिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उनको लगता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो ये वाली वीडियो है इसकी यूनिट 1 और लेक्चर 1 होगा। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है इसमें बनी, कैसे एजुकेशन के ऊपर बात की गई है, जिससे कि आप एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को एग्ज़ाम में गलत करके ना आएँ। उसके लिए ज़रूरी है आपका सब्जेक्टिव, मतलब उसके लिए ज़रूरी है आपका थ्योरी पढ़ना, उनके बेसिक्स को समझना। तो इस पूरे जो कोर्स है आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बस मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। और आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं वो यहाँ पर सॉल्व करेंगी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, आपका जो ये सिलेबस है इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है आपका इंडियन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रैटिफिकेशन। सेकंड यूनिट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। थर्ड यूनिट है आपका एजुकेशनल पॉलिसी प्रिस्पेक्टिव इंक्लूडिंग एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपका एनईपी, वो भी यहाँ पर क्या है, डिस्कस होगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये आपके 5 यूनिट्स होने वाले हैं। इस पूरे उसमें एक एक करके हम सारे यूनिट्स को कवर करेंगे, उनके बेसिक्स को समझेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन साथ करते चलेंगे। और आपका जो भी कुछ क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे कि वो वहीं के वहीं क्लियर हो जाएगी। तो पहला जो है आपका यूनिट इंडियन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसके अंदर काफ़ी सारे सब पार्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपका ये यूनिट 1 है इंडियन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रैटिफिकेशन, इसके भी सब पार्ट्स हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी, बेसिक ट्रेंड्स एंड डॉक्ट्रिन्स, इंडियन सोसाइटी थ्रू द एजेस, एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न एज ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर हम एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न एज में किस तरीके की शिक्षा होती थी, वैदिक शिक्षा, बुद्धिस्ट शिक्षा, इन सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर यूनिट 1 के अंदर ही एक टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑन कास्ट सिस्टम। तो इसके अंदर हम कास्ट सिस्टम को भी समझेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एजुकेशन का, और प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले हमारी शिक्षा कैसी थी और आज़ादी के बाद हमारी शिक्षाओं में क्या क्या बदलाव आया है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इश्यूज़ ऑफ क्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इन रिलेशन टू एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यूनिट 1 में। देखिए, ये जो फर्स्ट वीडियो है आपका, इसके अंदर यूनिट 1 का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही डिस्कस होगा। इसके बाद आपकी पैरेलल में काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी जिनके अंदर हम यूनिट 1 को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका यूनिट 1, इंडियन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रैटिफिकेशन। तो सबसे पहले भारतीय समाज और उसके कुछ स्ट्रैटिफिकेशंस हैं। स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग मैं क्लियर कर दे रही हूँ। स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग होता है द डिवीज़न ऑफ समथिंग इनटू डिफरेंट लेयर्स और ग्रुप। जब हम वर्गीकरण या विभाजन करते हैं, जब हम वर्गीकरण या विभाजन करते हैं किसी भी चीज़ का, उसको स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। तो भारतीय समाज में क्या हमने स्ट्रैटिफिकेशन किया है, क्या मतलब है सोसाइटी का, ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला है आपका मीनिंग ऑफ सोसाइटी। मीनिंग ऑफ सोसाइटी, तो द टर्म हैज़ बीन डिराइव्ड
फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये जो सोसाइटी है ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब क्या है, जो वर्ड है आपका वो है सोशियस, जो वर्ड है आपका वो क्या है, सोशियस है। दैट मीन्स एसोसिएशन और कंपेनियनशिप। दस सोसाइटी मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एसोसिएटिव विद ईच अदर। तो सोसाइटी का मतलब हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी का मतलब क्या है। तो सोसाइटी का जो मीनिंग है, जो वर्ड है वो एक सोशियस वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब है एसोसिएशन और कंपेनियनशिप, मतलब संगठन और भाईचारा। दस सोसाइटी मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो अलग अलग इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल का मतलब है यहाँ पर सिंगल पर्सन से। तो जब काफ़ी सारे सिंगल पर्सन एक साथ लार्ज ग्रुप में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। जैसे आप अपने आसपास देखते हो सोसाइटी में काफ़ी अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियस को मानने वाले लोग हैं। जब ये एक साथ ग्रुप में आते हैं तो इनको क्या बोल देते हैं, हम सोसाइटी बोल देते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, जो डेफिनेशन है सोसाइटी का वो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग प्रोफेसर्स ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले है प्रोफेसर राइट। इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। ये एक ऐसा रिलेशनशिप का सिस्टम है जो क्या करता है, इंडिविजुअल्स को ग्रुप में इकट्ठा करता है और एक रिलेशनशिप बनता है। तो उसको इन्होंने बोल दिया गया है कि वो क्या बनाएगा, सोसाइटी बनाएगा। ऐसे ही A.W. ग्रीन के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप इन विच इंडिविजुअल हैव रिलेशनशिप। ये एक ऐसा लार्जर ग्रुप है जहाँ पर हर कोई इंडिविजुअल क्या करेगा, अपना रिलेशनशिप निभाएगा। सब अपने अपने तरीके से निभाएंगे क्योंकि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस से माने आने वाले लोग हैं। नेक्स्ट एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या है, सोसाइटी इज़ एन आर्टिफिशियल डिवाइसेस ऑफ नेचुरल इकोनॉमी। तो सोसाइटी क्या है, आर्टिफिशियल डिवाइसेस ऑफ नेचुरल इकोनॉमी। इन्होंने सिंपल बोला है कि जब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग एक साथ आएंगे तो वो अपना डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करेंगे और उस डिवाइसेस के क्या होगा, एक इकोनॉमी जनरेट होगी हमारी। तो इन्होंने इकोनॉमी के बेसिस पे बात की है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं मैक्लिवर। इट इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप विच इज़ ऑलवेज चेंजिंग। इन्होंने क्या कहा है, सोसाइटी क्या है, एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है जो हमेशा चेंज होगी। मतलब स्टैटिक इन नेचर नहीं है, डायनामिक इन नेचर है। स्टैटिक इन नेचर नहीं है, डायनामिक इन नेचर है। डायनामिक से मतलब है हर बार चेंज होगी, हर बार सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट्स आएंगे और इवॉल्व होती चली जाएगी, ग्रोथ होती चली जाएगी सोसाइटी के अंदर, कभी भी रुकेगी नहीं, कभी भी एक स्तर पर नहीं रहेगी। तो आई होप पहले आपको मीनिंग और उसका स्ट्रैटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपका, एक सेकेंड, ये है आपका मीनिंग और स्ट्रैटिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और नीड होगी, उनके ऊपर हम बात करते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला है आपका फाउंडेशन ऑफ सोशल जस्टिस। फाउंडेशन ऑफ सोशल जस्टिस, इसके अंदर देख लेते हैं हम। सोशल जस्टिस रेफर टू द फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्विटेबल स्टेटस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स विद इन अ स्टेट और सोसाइटी। इसका क्या मतलब है, जब आप एक सोसाइटी में रहेंगे तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजियस और कल्चर को मानने वाले लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है। तो सोसाइटी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, मतलब एक कह सकते हैं कि एक जस्टिस बन सके, तो एक ऐसा फाउंडेशन सोसाइटी में क्रिएट करना जहाँ पर किसी भी धर्म को हानि ना हो, सबकी बात को सुना जाए। तो हमने एक ऐसा सोशल जस्टिस फाउंडेशन बनाया, एक ऐसा फेयर डिसीजन बनाया जिससे इंडिविजुअल क्या कर सके, उसको इक्वल राइट एक्सेस हो सके। ठीक है। It is a political and philosophical theory that focuses on the concept of fairness. ये एक ऐसी political और philosophical theory है जो किसके ऊपर फोकस करती है, fairness, किसी के साथ भी गलत ना हो, सबके साथ fair हो सके, in relations between individuals in society and equal access to wealth, opportunities and social privileges. ये important line है, equal access to wealth and opportunities एंड सोशल प्रिविलेज, ताकि लोगों को इक्वल वेल्थ मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें और सोशल प्रिविलेजेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको मिल सकें। तो ये हो गया हमारा सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है आपका आ सेक्युलर सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज़ अ सेक्युलरिज्म और सेक्युलर कैरेक्टर
It means equal respect to every religion, and India is a multi-religious country. There exists no preferential treatment to one religion at the cost of others. In the eyes of the state, every religion enjoy an equal status, and state cannot either establish a religion of its own or confer any special patronage upon any particular religion. तो जैसा आप जानते हैं कि आ सेक्युलर सोसाइटी मीन्स हम एक सेक्युलर सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं. तो क्या होना चाहिए सेक्युलर सोसाइटी के बीच में एक ऐसा आ, आ, एक ऐसा रिलीजन बनना चाहिए, एक ऐसा स्टेटस क्रिएट होना चाहिए जहाँ हर धर्म की रिस्पेक्ट हो सके, जहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो सके. तो इंडियन सोसाइटी का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट मीन्स मतलब इसमें सेक्युलर सोसाइटी में क्या मिल सके, इट मीन्स रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिले. एज इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, देयर इज़ नो एग्जिस्ट टू प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू वन रिलीजन एट कॉस्ट ऑफ अदर्स. तो हम इसमें किसी भी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देंगे कि भाई आपका ही रिलीजन, आपका ही धर्म बहुत अच्छा है और जो दूसरे जो धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनका धर्म जो है वो गलत है या आपसे कुछ कम है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. In the eyes of the state, every religion enjoy an equal status, and state cannot be either establish a religion of its own confer. तो इसमें बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो हमारी स्टेट है, जो चाहे बात करें हम सेंट्रल स्टेट की, चाहे बात करें वो आपके गवर्नमेंट स्टेट की, कि वो क्या करेगी, अपने लेवल पर किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, वो सारे धर्मों को इक्वल करके चलेगी. वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं. थर्ड हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो है यूनिवर्सलिज्म. तो यूनिवर्सलिज्म को समझते हैं कि क्या है. Another characteristic feature of Indian society is its universal in nature. It believes in the principle of internationalism, वासुदेव कुटुंबकम. जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे जो देश है वो वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाला है. जो भी बाहर से फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं उनको भी हम अपना ही मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं कि वो हमारे ही देश के एक नागरिक हैं. उनके साथ उसी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनको जो भी हेल्प चाहिए होती है उसी हेल्प से बात करते हैं. तो इंडिया एक इकलौता कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो सारे कंट्रीज़ को क्या करा मिलाकर चलता है, वो क्या करता है, वासुदेव कुटुंबकम को फॉलो करता है. मतलब सारी दुनिया हमारा क्या है, हमारा वो एक परिवार है. तो ये हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. आगे देखते हैं. अब बात आती है बेसिक ट्रेंड्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की, कि इंडियन सोसाइटी के अंदर बेसिक ट्रेंड्स क्या हैं. डॉक्ट्रिन का मतलब है यहाँ पर प्रिंसिपल या सिद्धांत से, कि क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या थ्योरीज़ हैं. ठीक है, तो वन बाय वन करके इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है आपका एडिशन ऑफ सेंसिटिविटी और डाइवर्सिटी ट्रेनिंग. जब सोसाइटी के अंदर एक साथ लोग आएंगे काम करने के लिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ सेंसिटिविटी, उनको सेंसिटिविटी सिखानी पड़ेगी, उनको डाइवर्सिटी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. क्योंकि आप एक ही माइंडसेट को लेकर अलग अलग जो रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग इंडिविजुअल हैं जिनका अपना पर्सपेक्टिव है, उनको एक ही पैटर्न पर नहीं समझा सकते. आपको उनको अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग सेंसिटिविटी के थ्रू, अलग अलग ट्रेनिंग्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स के थ्रू उनको समझाना पड़ेगा. तो देखते हैं इसमें क्या है. दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग एजुकेट्स all employees about cultural differences so that they can understand and appreciate each other. जब सोसाइटी के अंदर हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके के अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि सबको एक दूसरे के रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि एक ऐसा माहौल बन सके जिसमें सारे एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें, और हमारे जो कंपनी का जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके. तो द पर्पज़ ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज़ टू टीच एम्प्लॉयज़ हाउ टू प्रॉपरली एक्ट एंड कम्युनिकेट इन अ कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट. तो एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाती है उनको ताकि वो क्या कर सकें, इसको अच्छे से एक दूसरे को प्रॉपरली समझ सकें और कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें. तो नेक्स्ट है आपका
कोऑपरेशंस, हायरिंग इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड एक्सेप्टिंग डिफरेंट एबिलिटीज़। तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी डिसेबल पर्सन हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छी एबिलिटीज़ हैं जो क्या कर सकती हैं, एक सोसाइटी को दे सकते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना कि वो आगे आगे आएँ और उनमें से कुछ अच्छी एबिलिटीज़ निकालना जो उनके अंदर हैं, तो वो भी क्या करेगी, हमारी सोसाइटी उसको काम करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस आर इक्वली बिगनिंग टू रियलाइज दैट डिसेबल्ड वर्कर्स, जो भी डिसेबल्ड वर्कर्स हैं हमारी सोसाइटी का, आ विटल पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स, एक वाइटल, एक बिग पार्ट है हमारे वर्क फोर्स का। द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एकोमोडेशन हैज़ अलाउड ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट एंड यूटिलाइज डिसेबल्ड वर्कर्स इन देयर लेबर फोर्स। तो ऐसे लोगों को रिक्रूट करना जिनके अंदर सोसाइटी को देने के लिए बहुत कुछ है, जो जिनके अंदर नॉलेज है, जो कर सकते हैं, तो सिर्फ ना उनको इस बेस पे मना नहीं करना चाहिए कि वो डिसेबल पर्सन हैं, वो नहीं कर सकते। उनके अंदर भी एबिलिटीज़ को खोज के उसको सोसाइटी को यूज़ करना चाहिए ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ ऑफ अ माइनॉरिटी वर्कफोर्स। टुडेज वर्कफोर्स इज अ मेड अप ऑफ वेरी डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल from every part of the world, which creates dynamic multi-racial and multicultural organizations, such as diversity brings with its many different skill, abilities and experiences. तो growth of a minority workshop मतलब अलग अलग माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग ग्रोथ लेकर आते हैं अपने अंदर, उनके हर इंडिविजुअल के पास एक अपनी स्किल है। तो जब ये सारे एक साथ आते हैं तो हमारी पूरी सोसाइटी में क्या मिलता है, डिफरेंट स्किल्स मिलती हैं, अलग अलग अप्रोचेस मिलती हैं कि एक काम को इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा, हमारी पूरी ओवरऑल सोसाइटी का ग्रोथ होगा। आई होप आपको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों ट्रेंड्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडियन सोसाइटीज़। कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंडियन सोसाइटीज़ में, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिटी इन पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। India is the union of states. There are various political in every state. Their working objective and ideas differ to one another, but they all act on achieving on a common goal. आपने देखा होगा इंडिया जो है क्या है, डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनका एक कॉमन गोल है कि इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो केरला से आते हैं, वो कहीं अलग स्टेट से आते हैं, आसाम से आते हैं, सबका एक कॉमन गोल है कि अपनी इंडिया कंट्री को क्या बना जाए, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट बनाया जाए। तो यूनिटी इन पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग पॉलिटिशियंस जो आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के हैं, कोई अलग पार्टी को फॉलो करता है, कोई अलग पार्टी को फॉलो करता है, लेकिन अगर उनका एक कॉमन गोल देखा जाए तो उनका एक कॉमन गोल क्या है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, इंडिया का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिक्सचर ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। तो मिक्सचर ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, हमारे अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं। तो इंडियन सोसाइटी इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग हैं और हमें अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है इनकल्शन ऑफ वेरियस रिलीजन। तो इसमें क्या है, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिलीजियस बॉन्ड्स एंड एब्स्ट्रैक्शन इन नेचर, दीज कैन नॉट बी सीन और टच, ओनली दीज कैन बी फील। इंडिया एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो रिलीजियस बॉन्ड हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो हर्ट टू हर्ट फॉलो करते हैं लोग और उनको केवल फील किया जा सकता है, उनको आप देख नहीं सकते कि कितना प्यार है। जैसे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो प्यार आप देख नहीं सकते हैं, वो फील होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो इंडियंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो एक ही गोल पर काम कर रहे हैं कि अपने इंडिया को कैसे और अच्छा बनाया जाए। तो चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्ट्रैटिफिकेशन। अब स्ट्रैटिफिकेशन को जान लेते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। तो जैसा मैंने पहले बताया, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है लेयर्स और ग्रुप्स में ब्रेक करना, किसी भी चीज़ को लेयर्स और ग्रुप में ब्रेक करना, वर्गीकरण या विभाजन भी इसे बोला जाता है। तो social stratification is the way people are ranked and ordered in society based on factors such as wealth, income, education, family background and power.
तो इंडियन जो सोसाइटी है हमारी, उसके अंदर क्या है, एक विभाजन कर दिया गया है। जैसे आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, जैसे पुअर पीपल को अलग कैटेगरीज में रखा गया है, वर्किंग क्लास आ जाएगा, फिर मिडिल क्लास, फिर जो रिच पीपल हैं वो टॉप में दे दिए हैं सोसाइटी में। आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा गया होगा कि ये सोसाइटी में इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, बोला जाता है कि ये अपर मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है। तो इस तरीके से जब स्ट्रैटिफिकेशन कर दिया जाता है, जब डिवाइड कर दिया जाता है सोसाइटी को, तो उसी को स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स कि एक ऐसे बेसिस पर आप सोसाइटी को डिवाइड कर देते हो, या तो वो किसके बेसिस पर हो, एजुकेशन के बेसिस पे हो, वेल्थ के बेसिस पे हो सकता है, और फैमिली बैकग्राउंड, किसी का फैमिली बैकग्राउंड रिच है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड पुअर है, और पावर के बेसिस पे। अगर सोसाइटी के अंदर कोई पावरफुल लोग हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस अच्छे हैं, तो उनको एक अलग रिच कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और जो लोग थोड़ा कम पावरफुल हैं उनको एक मिडिल कैटेगरीज में डाल दिया जाएगा, और जिनके पास पावर नहीं है, जो लोग पुअर हैं, उनको लोअर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इट रेफर्स टू सोशल हिरारिकीज, मतलब एक हिरारिकी बना दिया जाता है, ठीक है, एक पूरा मैप या इससे कह लीजिए स्टेप बाय स्टेप्स बना दिए जाते हैं, जहाँ पर लोगों को डिवाइड किया जाता है हायर टू लोअर या लोअर टू हायर हिरारिकी के अंदर। एक वर्ड है यहाँ पर, ये देखिएगा, हिरारिकीज, मतलब एक ये जो हमारा चार्ट है ये क्या है, सबसे पहले पुअर है, मतलब लोअर टू हायर की तरफ जा रहा है, लोअर टू हायर की तरफ इसको डिवाइड किया गया है। Social stratification is relatively fixed hierarchical arrangement in a society by which group have different access to resources, power and preserved social worth, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वर्थ और जो भी आपको पावर मिलती है, जो भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, उनके बेसिस पे आपको एक हिरारिकी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये है स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, वेट अ मिनट। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा, सबसे पहले इंडियन सोसाइटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, और उसके बाद हमने देखा कि बेसिक ट्रेंड्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में क्या क्या हैं। उसके बाद हमने डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को समझा, और उसके बाद हमने स्ट्रैटिफिकेशन को समझा। तो अब हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो सबसे पहला है हमारा the division of society into layers or strata that makes up a hierarchy of unequal groups who are ranked on one above the other on the basis of wealth, power and status is known as। तो इंडियन सोसाइटी के अंदर लेयर्स में डिवीज़न करना ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, पावर और एजुकेशन, ये हमने देखा था अभी, क्या कहलाया जाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहलाया जाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट है द मेन फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज इंडिया आइडियल सोसाइटी। द मेन फीचर ऑफ आइडियल सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी का मेन फीचर क्या है, वेल्थ है, हेल्थ है, लिटरेसी है या डिसिप्लिन है। तो जो मेन फोकस है वो किस पे है, डिसिप्लिन पर है। नेक्स्ट है आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैड इट्स ओरिजिन ड्यूरिंग। जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका कहाँ से ये जनरेट हुआ, तो ये ब्रिटिश रूल, बौद्धिस्ट एज, एज ऑफ उपनिषद या वैदिक एज। तो इसको याद रखेंगे, वैदिक एज। इन सारी एज जो यहाँ पर दी हुई हैं, इनको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे कि वैदिक एज क्या है, उसके टाइम पे एजुकेशन कैसा था, बौद्धिस्ट एज क्या है। लेकिन फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था वो वैदिक पीरियड से हमारा क्या हुआ था, जनरेट हुआ था, जहाँ पर गुरु और शिष्य का चलन था, इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी वैदिक पीरियड में। तो ये हैं आपके कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर। अगर आपको इसी तरीके से हम आगे कवर करेंगे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न था। आज सिर्फ इसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने सोसाइटी को समझा, उसके प्रिंसिपल्स को समझा और स्ट्रैटिफिकेशन को समझा।
तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रोग्रेस विद प्रगति के साथ बने रहिए। हम ऐसे ही आगे पूरा जो ये यूनिट है, पूरा जो ये सब्जेक्ट है, इसको कवर करेंगे। और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे मिडिवल और एशियंट एजुकेशन को बढ़ावा मिला। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।